हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो साइंस की एनसीईआरटी की एमसीक्यू की सीरीज कर रहे थे उसका सेट 4। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, किया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जो बीसीजी वैक्सीन है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है बैसिलस। और एक बात बता दूं मैं कि आप लोगों को क्या है, इंग्लिश में दिक्कत है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आज हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करूँगा। जैसे बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या है? यही अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो बैसिलस बैसिलस काल कालमेट और ग्यूरिन ग्यूरिन ठीक, ये बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है। और कालमेट और ग्यूरिन जो है ये साइंटिस्ट है जिन्होंने बीसीजी वैक्सीन की खोज की थी। तो बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होती है? ये होती है टीबी के लिए। टीबी का जो बैक्टीरिया है, टीबी क्या है? एक बैक्टीरिया बोर्न डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है? बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो है माइकोबैक्टीरियम 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 ट्यूबरकुलाई। ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं ना हिंदी में तपेदिक रोग को, तो ट्यूबरकुलाई, ट्यूबर कोलाई, कोलाई। अब कोलाई जो वर्ड है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं कई प्रकार के, उसमें एक कोलाई बैक्टीरिया, कोलाई मतलब कि जो राउंड शेप होता है, राउंड शेप बैक्टीरिया होता है, वो टीबी का बैक्टीरिया होता है। और टीबी के बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है। ठीक है। ऐसी लेप्रेसी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री। और लेप्री को क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? हैंसन डिजीज। हैंसन मतलब कि हैंसन रोग भी इसको कहते हैं। माइक्रो, और इसमें क्या होता है? हाथ पैर जो है टेढ़े हो जाते हैं। ठीक। और अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो आंसर तो हम लोगों ने देख लिया। अब हेपेटाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, यानी कि जो है लिवर, यानी कि यकृत की सूजन। यकृत में अगर सूजन आ जाती है तो क्या है? हेपेटाइटिस हो जाता है। आइटिस वर्ड का मतलब ही होता है सूजन, तो आइटिस इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो हेपेटाइटिस मतलब यकृत की सूजन। और इसमें जो सी होता है, हेपेटाइटिस सी, वो क्या है? सबसे सीवियर है, मतलब कि सबसे हानिकारक कौन सा है? हेपेटाइटिस सी। अब फूड पॉइजनिंग तो सिंपल ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो डी है, डी आपका ऑप्शन सही है, तपेदिक रोग। और कालमेट और ग्यूरिन ने इसकी बैक्टीरिया की खोज की थी। ये किसके नाम है? ये साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, ये भी याद रखें। और जो अब टीबी है, अब जो बोवाइन एनिमल होते, बोवाइन मतलब कि जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, जानवर, उनमें क्या होता है? जैसे कि हम लोग जो दूध पीते हैं, जैसे मिल्क काऊ के और बफेलो के, तो उसमें क्या होता है? उसमें बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया, जिससे कि क्या हो सकता है? हम लोगों को टीबी भी हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं? इसे पॉस्चराइजेशन करते हैं, इसका पॉस्चराइजेशन मतलब पाश्चुरीकरण करते हैं, पाश्चुरीकरण। ठीक है, कि जिससे कि ये बैक्टीरिया खत्म हो जाए, तभी क्या होता है? दूध को हम लोग उबाल के पीते हैं। तो पॉस्चराइजेशन जो है वो किसने बताया था? लुईस पास्चर ने। लुई पास्चर ने क्या बताया था? पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पौष्टिकरण दूध का। तो इन्होंने क्या बताया था? एक बताया था कम ताप पे, कम ताप मतलब कि एक लो टेम्परेचर पे, और एक अधिक ताप पे। तो कम ताप पे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड
पर हम लोग 30 मिनट के लिए अगर दूध को गर्म करते हैं तो उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अधिक ताप वाला 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड के लिए। ठीक, तो ये किसने बताया था? पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, लुई पास्चर ने, जिससे क्या हो जाता है, दूध के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और हम लोग को दूध उबाल के पीते हैं ना, हम लोग तभी पीते हैं उसके लिए। और जो मिल्क आता है पैकेट वाला वो भी पौष्टिकरण होता है, उस पर लिखा भी होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू द पॉल्यूटेड वाटर। मतलब कि निम्न में से जो है वो कौन सा हेपेटाइटिस है जो पॉल्यूटेड वाटर के द्वारा फैलता है, यानी कि प्रदूषित पानी के थ्रू हेपेटाइटिस कौन से प्रकार वाला फैलता है। ठीक, तो हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं जैसे कि ए बी है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो इसमें क्या है, जो हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई, ये मेनली किससे होते हैं? मेनली फ्रॉम, मतलब कि अधिकतर किससे होते हैं? मेनली फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि प्रदूषित पानी से। ठीक है, और जो बी सी डी है, जिसमें कि सी सीवियर है सबसे, वो बता ही चुके हैं। तो बी सी डी है, ये क्या है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, मतलब ब्लड से भी फैलता है, मतलब ब्लड के कंटेमिनेशन से भी होता है। तो बी सी डी, और ए और ई जो है वो मेनली प्रदूषित पानी से होता है। तो इसमें आंसर अब देखते हैं क्या है, हेपेटाइटिस ए बी सी। तो बी और सी तो नहीं होता है पॉल्यूटेड वाटर से, और ए बी यही ऑप्शन है, मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा इसमें। केवल ए वाला जो ऑप्शन है, अगर ई और होता तो ए और ई हो जाता, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि विटामिन ए और ई किससे फैलता है? प्रदूषित पानी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इज। आर्द्रता नापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए जो है वो प्रयुक्त एक उदाहरण बताइए। आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो वो होता है हाइग्रोमीटर, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। ए जो है हमारा सही उत्तर है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता क्या है कि एयर के जो पार्टिकल हैं उनमें वाटर का परसेंटेज कितना है, मतलब कि ये है कि जो हवा में नमी कितनी है, इसे क्या कहते हैं? आर्द्रता। और इसे मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। और अगर बात करें बैरोमीटर, तो जो वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु दाब को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का। ठीक, और अगर वायु दाब मापने के लिए और इकाई कौन कौन सी है? टॉर भी क्या है? इकाई। ठीक, बार भी इसी के क्या है? मात्रक है। टॉर, बार, ये इसके मात्रक हैं। और वायु दाब के मीटर का इसका खोज किसने की थी? टॉरी सैली ने की थी। टॉरी सैली ने इसकी खोज की थी, किसकी? बैरोमीटर की। थर्मोमीटर जो है वो हम लोगों को क्या, ताप, टेम्परेचर, यानी कि ताप मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? थर्मोमीटर का। और थर्मोमीटर में हम लोग करते हैं जैसे मरकरी थर्मोमीटर का, मरकरी यानी कि एच जी, मरकरी थर्मोमीटर होता है ना, मरकरी, मरकरी। इससे कि क्या है, टेम्परेचर मापा जाता है कोई भी वस्तु या किसी भी चीज का। और ये जो मरकरी है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि जमने वाला पॉइंट जो है वो कितना होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज आपको याद रखनी है कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके नीचे का टेम्परेचर अगर नापना है तो मरकरी के टेम्परेचर मीटर का नहीं यूज कर सकते हैं। इससे नीचे टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग करते हैं एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल थर्मामीटर का। ठीक है, तापमापी का, इसका यूज हम लोग करते हैं। और जो मरकरी है इसकी बहुत ही डेंस लिक्विड है, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? मतलब कि रूम टेम्परेचर पर, रूम ताप पर जो है वो क्या, लिक्विड फॉर्म में होती है
मरकरी। और मरकरी की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, कितनी, 30.6 के करीब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब क्या होती है, इसकी डेंसिटी होती है। और अगर बात करें थर्मोमीटर के बारे में हम लोग देख लिया और वायु दाब के बारे में देख लिया। अगर बैरोमीटर की रीडिंग की बात करें, जैसे कि अगर अगर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है क्या बैरोमीटर की रीडिंग, तो आसमान साफ है, आसमान जो है साफ है। और अगर धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो क्या है, बारिश होने वाली है, बारिश का इंडिकेटर है। और बारिश, और अगर एकदम से ऊपर उठेगी तो क्या होगा, स्टॉर्म आने वाला है, यानी कि तूफान। तो ये रीडिंगों के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है वो किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक, सिलिकॉन। और क्योंकि सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, अर्धचालक है, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर है। और एक जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम भी क्या है, जर्मेनियम भी क्या है, एक अर्धचालक है। और अगर बात करें सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में यानी कि भूपर्पाटी में, अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली, अर्थ क्रस्ट में जो सेकंड नंबर पर पाई जाना एलिमेंट है वो क्या है, सिलिकॉन है। क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्मोनियम, ऑक्सीजन और कैल्शियम, ये क्या पाए जाते हैं, ये अर्थ क्रस्ट में यानी कि भूप्रपाटी में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम है, सबसे ज्यादा, फिर उससे उससे उससे। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे है, ये क्या है, ये पहला पहला जो है वो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और एलिमेंट में अगर उसमें मेटल में पूछे तो एल्युमिनियम पहली मेटल है, फर्स्ट मेटल, यानी कि फर्स्ट धातु। दूसरे नंबर पर अल्युमिनियम के बाद आयरन है, आयरन दूसरे नंबर पे आयरन है। अगर बात करें आयरन की, तो आयरन जो है, आयरन इसकी ओर कौन कौन सी होती हैं, ओर यानी कि अयस्क कौन कौन से होते हैं, हेमेटाइट, लेमेनाइट, साइडेट, आयरन पाराइट, ठीक है, ये क्या है, इसकी ओर के नाम है। और कॉपर जो है, कॉपर की बात करें तो कॉपर प्लस 10 से मिलके क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, ठीक, ब्रॉन्ज 70-30 के रेशियो में। और कॉपर जो है वो खोजी गई थी चालकोलिथिक एज में, यानी कि चालकोलिथिक एज यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में, चालकोलिथिक एज में पहली मेटल जो ढूंढी गई थी वो कौन सी थी, कॉपर। और कॉपर जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड है, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन, यूज्ड इन वायर्स, वायर्स में जो है वो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। और जो सिल्वर है, सिल्वर महंगी धातु है, इस वजह से इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इसकी होती है, फिर उसके बाद ये इसकी। और जिंक की बात करें तो जिंक जो है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 30, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और जिंक, जिंक को आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, क्यों, जिंक को आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, किस वजह से, कि आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, ठीक है, जंग से बचाने के लिए किसका, जिंक, जिंक की परत चढ़ा देती है आयरन पे। और आयरन में जो रस्टिंग होती है यानी कि जंग लगते हैं जो, तो तब क्या होता है कि ऑक्सीजन की क्रिया होती है और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक, जिससे कि रस्टिंग हो जाती है। और रस्टिंग लगने पर लोहे के भार में, लोहे के भार में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। लोहे के भार में क्या होता है,
वृद्धि होती है। और अगर बात करें हम लोग आयरन की हो गया, और अगर इसे, तो इस चीज को क्या कहते हैं, जो रस्टिंग के जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन मतलब कि जो लोहे का गैल्वनाइजेशन जो है वो कर दिया गया है, जिससे कि उस पे जंग ना लगे। और यही काम, जो गैल्वनाइजेशन वाला काम, अगर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से करा इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। और जिंक के बारे में ये चीज इतनी बहुत है। और आयरन का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो 26 है। ठीक है। और इतना ही रखते हैं, फिर और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेम्बू इज द टाइप ऑफ, बेम्बू इस किसका प्रकार है। बेम्बू जो है वो एक ग्रास है, ठीक, ना कि पेड़ है। तो बेम्बू एक ग्रास है। क्लियर। ये चीज आपको याद रखनी है कि बेम्बू एक ग्रास है। अब जो प्लांट का वर्गीकरण जो हम लोग बेसिक करते हैं, प्लांट के वर्गीकरण में करते क्या है कि सबसे पहले आते हैं क्या, हर्ब्स। हर्ब्स आते हैं। हर्ब्स यानी कि ऐसे पौधे जिनमें स्टेम जो है वो रिजिड नहीं होता, यानी कि मजबूत नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग खाते हैं, जैसे कि पार्सली यानी कि धनिया, धनिया, पालक, ये क्या है, ये हर्ब्स के प्रकार हैं। और श्रब्स के प्रकार देखते हैं। श्रब्स ऐसे पौधे होते हैं जो कि आकार में छोटे होते हैं, जिनमें बहुत ही मुलायम तना होता है। जैसे कि फूलों के पौधे, जैसे कि गुलाब का पौधा, तो वो किस कैटेगरी में लाई करेंगे, श्रब्स की कैटेगरी में। और ट्री जो होते हैं, ट्री ट्री ये सबसे लंबे पौधे हैं जिनमें ट्रंक बहुत रिजिड होता है, जैसे कि नीम, बरगद, ये सारे क्या हैं, ये सारे ट्री के प्रकार हैं। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोग करते हैं हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में। ठीक। और अगर बात करें नीम के साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम है अजाडी, एजेडी, हिंदी में गलत हो सकता है, एजेडी रेक्टा इंडिका। एजेडी रेक्टा, स्पेलिंग देख लेना कुछ गड़बड़ है, लेकिन यही प्रोनाउंसिएशन यही है, एजेडी रेक्टा इंडिका। इंडिका। और बरगद, बरगद का मतलब क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। और ये बरगद का नाम क्या है, फाइकस। फाइकस जो फाइकल बंगालेंसिस, बेंगालेनिसिस। ठीक है। फाइकस बेंगालेंसिस। और पीपल का नाम है फाइकस रेलिजियोसा। तो ये क्या है, इनके साइंटिफिक नेम है जो पूछे जाते हैं। ठीक। एजेडी रेक्टा इंडिका नीम का है, फाइकस बेंगालेंसिस बरगद का है। अब ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज, मतलब कि निम्न में से कौन से एरियाज में जो है वो जीपीएस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर जीपीएस की बात करें तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है। और जीपीएस टेक्नोलॉजी है कहाँ की, ये यूएसए की है। ठीक, यूएसए की टेक्नोलॉजी है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये मोबाइल बैंकिंग में भी होता है, और बैंकिंग ऑपरेशंस में भी होता है, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, इन तीनों में होता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही उत्तर है। तो डी इसका क्या है, सही उत्तर है, कि फोन के संचालन में, बैंकिंग संचालन में, पावर ग्रिड्स के ऑपरेशंस में, पावर ग्रिड्स को नियंत्रित करने में इसका उपयोग होता है। ऐसे ही अगर बात करें और भी, जैसे कि जीपीएस जो है वो यूएसए का है। भारत का कौन सा है, IRNSS। ठीक। ये किसका है, इंडिया के जो है जीपीएस का नाम है। ठीक, पोजीशन बताने के लिए। अगर बेडू की बात करें, बेडू जो है ये किसका है, चाइना का है। ये क्या है, और सारे जो अलग अलग कंट्रियों के जीपीएस सिस्टम हैं उनके नाम हैं। आईआरएनएस इंडिया का है, बेडू, या इसे नाविक भी कहते हैं। ठीक। और बेडू है। और ग्लोनास, ग्लोनास ये कहाँ का है, रसिया का है।
ठीक। और अगर बात करें गैलीलियो गैलीलियो ये है यूरोप का। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग कंट्रियों के ये जीपीएस के तौर पे काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट, वायरस कैन इन्फेक्ट। मतलब कि निम्न में से कौन सी जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। और क्वेश्चन क्या है, वायरस निम्नलिखित में से को संक्रमित कर सकते हैं। मतलब कि जो वायरस हैं वो किस किस चीज को संक्रमित कर सकते हैं। तो वायरस की अगर पहले बात करें, चलो वायरस से पहले ऑप्शंस आंसर देखते हैं। तो वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है, और वायरस जो है फंगी को भी, और प्लांट को भी, और ह्यूमन को भी। मतलब वायरस जो है वो सबको इन्फेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो है आपका, वो सही उत्तर है। अगर वायरस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो वायरस जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब कि क्या हुआ इसका, जो वायरस जो है वो एक कड़ी है किसके बीच की, जीवित और ना जीवित वाले चीजों के बीच की। क्योंकि ये वायरस जो है जब किसी भी होस्ट बॉडी मतलब जिस पे अटैक करता है उसकी बॉडी के अगर बाहर यानी कि पर्यावरण में है, तो नॉर्मली ये क्या होता है, डेड रूप में रहता है। और जैसे ही होस्ट बॉडी के अंदर जाता है और मल्टीप्लाई करने लगता है मतलब ये सजीव की तरह कार्य करने लगता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, वायरस जो है वो कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये याद रखें। और वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस इज वायरोलॉजी। और जो वायरस की खोज किसने की थी, आइवानोवस्की ने। आइवानोवस्की ने क्या की थी, खोज की थी इसकी, किसकी, वायरस की। और पुणे में क्या है, इसके हेडक्वार्टर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक, लॉजी। तो ये हो गया वायरस के बारे में। और वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो आंसर तो डी हम लोगों ने लगा दिया। और जो बैक्टीरिया को करने वाला एक वायरस है उसका नाम क्या होता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये क्या है, ये जो है बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इसके बाद रिसेंटली इंडिया हैज साइन डील नोन एज द एक्शन प्लान फॉर द prioritization and implementation of the cooperation area in the nuclear field with which the following country। मतलब हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ परमाणु क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों में प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी जो है, रसिया इज द राइट आंसर। रसिया जो है इसका सही उत्तर है। ठीक, कितना मिनट हो गया, 22 22 मिनट, चलो। तो रसिया इसका सही उत्तर है, मतलब बी इज द राइट आंसर। और रसिया के बारे में अगर थोड़ा सा जाने, तो रसिया एक ऐसा कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट में है। दो कॉन्टिनेंट यानी दो महाद्वीप वाली कंट्री है। महाद्वीप वाली कंट्री है, एक तो एशिया में है, एशिया में, और एक यूरोप में, एंड यूरोप में। तो तभी इसे क्या कहते थे, यूरेशिया कहते थे, यूरेशिया। ठीक है। और रसिया को पहले यूएसएसआर कहते थे, और 1991 में इसे तोड़ दिया गया। यूएसएसआर में आता कौन था, जो ईस्टर्न यूरोप कंट्री हैं, मतलब ईस्टर्न यूरोप की कंट्रियां प्लस यूरोप, ये मिला के क्या था, यूएसएसआर के पार्ट थे। और 1991 में यह खत्म हो गया। और दुनिया की दुनिया की एक और क्वेश्चन रसिया में, दुनिया की सबसे ठंडी पर्वत श्रृंखला की बात करें। अब ये थोड़ा सा जीएस में चला गया हूँ।
श्रृंखला, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, जो कि कौन सी है, बरखो यांग, बरखो यांस्क, बरखो यांस्क जो है वो इसकी सबसे ठंडी पर्वत श्रृंखला है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रियर व्यू मिरर द रियर व्यू मिरर यूज्ड इन द मोटर व्हीकल इज, मोटर वाहनों में प्रयुक्त पिछला दृश्य मिरर कौन सा है? तो मतलब जो मोटरसाइकिल में मिरर होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, लेंस और मिरर में अंतर होता है। कॉन्वेक्स, अगर लेंस की बात करें तो वो बड़ी चीजों को दिखाता है छोटे से बड़े करने के लिए, लेकिन अगर मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स जो मिरर है वो बड़ी चीजों को छोटा दिखाई देता है। तभी क्या होता है, जैसे कि अगर बाइक का ये मिरर है मान लो, ठीक, तो इसमें क्या है, जो पीछे से ट्रैफिक आ रहा है वो इतना सारा ट्रैफिक वो कन्वर्ज होके छोटा सा दिखाई देता है, किसमें, रियर व्यू मिरर में। ठीक, तो वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर जो है वो कौन यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं, मतलब कि छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए। जैसे कि जो डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए किसका, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ना कि लेंस का, कॉनकेव मिरर। ठीक, तो लेंस और मिरर में कभी कंफ्यूजन होना, कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस, बर्ड फ्लू वायरस के कारण, मतलब कौन से वायरस से होता है ये पूछ रहा है। तो बर्ड फ्लू की अगर बात करें, बर्ड फ्लू यानी कि इसे एवियन फ्लू भी कहते हैं, एवियन फ्लू, एवियन मतलब पक्षी से रिलेटेड है, इस वजह से एवियन फ्लू भी कहते हैं। तो ये किसके कॉज होता है, H5N1, मतलब कि इसके वायरस का नाम क्या है, H5N1। ठीक, और बर्ड की स्टडी की बात करें, स्टडी की बात करें बर्ड की स्टडी, तो ऑर्निथोलॉजी होता है। और एक और, अगर एग, एग होते हैं, जैसे पक्षी क्या देते हैं, एग, क्योंकि वो भी पैरस हैं, तो एग जो है, एग की स्टडी क्या कहते हैं, ओलॉजी। ठीक, और ये किस कैटेगरी में बर्ड को रखा जाता है, एविस कैटेगरी में रखा जाता है, तभी इसे एवियन फ्लू भी कहते हैं। और बर्ड के लिए सलीम अली, सलीम अली कौन है, अली, ये कौन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और सलीम अली जो है, इनके लिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी जो है, बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, बर्ड सेंचुरी जो है वो है, बर्ड सेंचुरी है गोवा में। और सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, और एवियन, एवियन फ्लू इसे कहते हैं। और अगर बात करें HIV वायरस की, तो HIV क्या है, एड्स के वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, अगर HIV के फुल फॉर्म की बात करें तो HIV के ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो, इम्यूनो, इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है इसका नाम है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो एड्स क्या है, एक वायरल डिजीज है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और एड्स डे कब मनाया जाता है, एड्स डे की अगर बात करें तो ये 1 दिसंबर को जो है एड्स डे मनाया जाता है। और एड्स के लिए एक टेस्ट होता है एलाइजा, एलाइजा। तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड, लिंक्ड इम्यूनो, इम्यूनो, इम्यूनो
सॉर्बेंट, बेंट, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या है, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और H6N2 ये किसका वायरस है, ये नॉर्मली फ्लू का जो है, इन्फ्लुएंजा फ्लू का जो है वो वायरस है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसका ये वायरस है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर ऑफ ए फ्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ द फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड विद, पीने के पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति डैश से जुड़ी है, मतलब कि पीने के पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिकतम है तो क्या होता है। तो मॉल्टिंग ऑफ टीथ होती है, और डेंटल, मतलब कि मोल्टिंग ऑफ टीथ मतलब कि चिप ऑफ दांत जो है खराब होना, और डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, मतलब कि ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिकतम है तो ये जो है चीजें हो जाएंगी। एक तो हड्डियों को खोखला करेगा, और हमारी जो हड्डियां हैं उनको खोखला करेगा, और जो दांत हैं उनको भी। और अगर बात करें इसकी स्केलेटन की, स्केलेटन मतलब कि बोन्स, बोन से मिलके क्या बनता है, स्केलेटन। और जो बोन्स है ना, बोन्स में क्या होता है, बोन्स किसकी बनी होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट की जो है वो बनी होती हैं बोन्स। और बोन्स के लिए, बोन्स जो जैसे बोन्स और बोन्स अगर टूटेंगी तो उसे जोड़ने के लिए बीच में क्या होता है, लिगामेंट, लिगामेंट होता है। ठीक, और तभी अगर हड्डी टूटती है तो उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट इंजरी कहते हैं। और अगर टीथ की बात करें तो टीथ, टीथ की जो हार्डेस्ट लेयर होती है उसके ऊपर जो चढ़ी होती है उसे इनेमल कहते हैं। ये क्या होता है, इनेमल, इनेमल, इनेमल क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाकी और अगर देखना है तो बहुत से हैं, जैसे कि अपना ह्यूमन जो स्केलेटन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एक्सियल एक अपेंडिकुलर, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। ठीक, एक्सियल मतलब कि जो सीधे, जैसे कि उसमें बोन आएगी, मतलब स्ट्रेट, और ये पेरीफेरी वाली जो हड्डियां होती हैं वो अपेंडिकुलर में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और अगर इनकी बात करें तो एक्सियल में 80 है और अपेंडिकुलर में 106 है। ठीक, 180, 126 है। ठीक, ये और ये टोटल मतलब कितनी हो जाएंगे, 206। ये होती हैं एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। अगर चाइल्ड की बात करें, न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न में बात करें, न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती हैं, ये 300 होती हैं हड्डियों की संख्या। और बोन्स की स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और बोन बनाने वाले से ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक, अब बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बींग्स द एक्चुअल प्लेसेस ऑफ द गैसियस एक्सचेंजेज, मनुष्य में श्वसन के समय गैसीय विनिमय का वास्तविक स्थान क्या है। मतलब कि जो मनुष्य जब सांस लेता है तो उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन इनहेल करता है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो जो जब लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन तो वो लेते हैं 21%, क्योंकि क्या, जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो उसका परसेंटेज है ऑक्सीजन का वो कितना है, 21%, या कहें 20.95%। और जब एक्सेल करते हैं तो क्या निकलता है, 16% जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है, क्योंकि 5% जो है मात्रा वो यूज हो जाती है बॉडी में। ठीक, बॉडी के अंदर। और जो ऐसे ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जितनी है उससे ज़्यादा निकलती है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तो वो लेते हैं और निकलती ज़्यादा है, 4% करीब। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग
छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा छोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ये एक्सचेंज है वो होता कहाँ है? तो सबसे पहले तो वो जो है, जैसे कि ये लंग्स हैं, ठीक? तो लंग्स में क्या होता है, ये ब्रोंक्यूल्स होती है, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये दो पार्ट में टूट जाती है ब्रोंकीज में, ठीक? ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकीज में ये टूट जाती हैं और फिर उसके बाद इसमें क्या, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तीन पार्ट में टूट जाती है, जिसमें क्या होती है, यहाँ पे ये छिद्र होते हैं। इनको क्या कहते हैं? एल्वोलाई। एल एल्वोलाई। तो एक्चुअल में जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना मुंह से, तो ये यहीं पे आती है फेफड़ों में, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी रहता है, तो ब्लड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि CO2 वाला ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन मिलके क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके थ्रू, मुंह के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये जो एक्सचेंज है एक्चुअली में वो होता कहाँ पे है, जो एल्वोलाई वाला पार्ट है, ठीक? तो एल्वोलाई वाले पार्ट में क्या होता है, रियल में कूपिका जिसे कहते हैं हिंदी में, कूपिका में क्या होता है, एक्चुअल में गैसियस एक्सप्लेन एक्सचेंज कहाँ होता है, कूपिका में, ठीक? तो ये थोड़ा बेसिक है, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्योरी वाली क्लास पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे ऑक्सीजन आती है, कहाँ पे आती है, कितनी आती है और कैसे एक्सचेंज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्वोलाई में फाइनली क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक? और अगर हम लंग्स लंग्स के बारे में थोड़ा सा अगर देख लें, तो जो लंग्स है, लंग्स क्या है, लंग्स के जो लेफ्ट वाला लंग्स है, जो लेफ्ट लंग्स है, दो लंग्स है ना, तो लेफ्ट वाले लंग में क्या होता है, कार्डियक नोच, कार्डियक नोच होती है, नोच जिसमें कि क्या है, हार्ट की प्लेसमेंट होती है। हार्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, लेफ्ट लंग में। और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट है, और ये कौन सा है, राइट है। अगर हम लोग, ये फ्रंट दिख रहा है ना, तो ये वाला राइट, और राइट जो है उसमें तीन लोब होते हैं, तीन लोब, एक दो तीन पार्ट में मतलब बटा होता है, ये दो पार्ट में बटा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हार्ट जो है वो लगा होता है, और तभी क्या होता है, राइट लंग जो है वो साइज में बड़ा होता है, साइज में बिग, और जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज। और अगर बात करें लंग्स के ऊपर, एक प्लूरल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, मतलब कि झिल्ली पाई जाती है। और जो लंग्स के ऊपर जो है वो रिब केज होती है, जिसमें कि 12 बोन होती हैं। इसमें स्टैटिक, डायनेमिक और मतलब कि तीन प्रकार की बोन पाई जाती हैं, और फ्लोटिंग बोन ये होती हैं। 12 जोड़ी क्या होती हैं, पसलियाँ। और जो बीच में हड्डी होती है यहाँ पे, उसे स्टर्नम कहते हैं। चलो वो कभी देखेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, जो रियल में गैसियस एक्सचेंज है वो एल्वोली में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच सीक्रेट इनटू द ब्लड एंड कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट इज। मानव शरीर में वह हार्मोन कौन सा है जो रक्त स्रावित, जो रक्त में स्रावित होता है और हृदय की गति की दर को नियंत्रित करता है, मतलब कि हृदय की गति को बढ़ाता या घटाता है, ये पूछ रहा है। तो ये है जो, ये है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ये हार्मोन है जो निकलता कहाँ से है, किडनी यानी कि वृक्क, वृक्क से निकलता है, वृक्क यानी कि किडनी, किडनी से निकलता है। किडनी के ऊपर जो है क्या होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, वहां से निकलता है। किडनी के ऊपर क्या होती हैं, एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहां से क्या निकलता है, ये निकलता है एड्रेनलिन। और इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा मतलब कि दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इसका क्या है, दूसरा नाम। या और इसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक। अब इमरजेंसी हार्मोन, या इसे 3 एफ, 3 एफ यानी कि 3 एफ का मतलब 3 एफ, यानी कि फाइट, फ्लाइट या फियर, मतलब कि डर से,
ऊंचाई से या लड़ाई में क्या होता है, हम लोगों की हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है सीक्रेट होता है, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड लगी होती है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन का एड्रेनलिन जो है हार्मोन रिलीज होता है, तो हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है। और इसे इमरजेंसी हार्मोन इस वजह से कहते हैं, जब किसी को हार्ट रुक जाता है तो क्या इसी जो है एफिनेफ्रिन का क्या इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, इमरजेंसी में उसकी हार्ट बीट जो है हार्ट धड़कना चालू कर देता है। ठीक इस वजह से इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और 3F हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से क्या होता है, हार्ट बीट जो है तेज होती है। अगर सेकंड, तो आंसर तो क्या हो गया, ए। अब बात करें अगर थायरोक्सिन की, ये थायराइड जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या है, सबसे पहले तो अपने जो बॉडी की बड़ी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्रंथि है। और जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो डक्टलेस होती हैं। ठीक, डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब क्या हुआ, ये मतलब ओपन होती हैं, सीधा ब्लड स्ट्रीम में सीधा जो है हार्मोन वो सीधा मिल जाता है, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसमिटेड होते हैं हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड से निकलता क्या है, थायरोक्सिन एंजाइम निकलता है, ये वाला एंजाइम थायरोक्सिन एंजाइम निकलता है। और इसे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या किसका कंजप्शन जरूरी है, आयोडीन का। आयोडीन का फंक्शन सही होगा तो थायरोक्सिन एंजाइम निकलेगा, और थायरोक्सिन एंजाइम निकलेगा सही से तो सही है। अगर कम हो गया तो क्या होगा, घेंगा रोग हो सकता है। घेंगा यानी कि ग्वाटर रोग हो जाता है। इंसुलिन के बारे में अगर बात करें तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन जो है वो पेनक्रियाज से निकलती है, पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज हमारे शरीर में एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स ग्रंथि। मिक्स ग्रंथि का मतलब क्या हुआ, इस ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है, मतलब कि इसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। अब हार्मोन में इसमें एक होती है स्लेट ऑफ लैंगरहन सेल्स होती हैं, जो स्लेट स्लेट ऑफ लैंगरहन, मतलब लैंगरहंस की जो है दीपिकाएं हैं, उनमें क्या है, तीन जो सेल्स हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो बीटा वाली सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो निकलता है। और इंसुलिन का काम क्या है, जो ब्लड ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन जो कि एक रिजर्व एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना है। मतलब कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ब्लड में उसे कन्वर्ट करता है इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में, मतलब कि रिजर्व एनर्जी के रूप में। और जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर कहाँ होती है, मसल्स एंड लिवर में। मसल्स एंड लिवर में जो है वो स्टोर होती है। और जो अल्फा सेल्स है इससे निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। और इसका काम क्या है, जो इंसुलिन का काम है इससे जस्ट उल्टा काम इसका है। मतलब कि ये जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करता है। और डेल्टा से निकलता है सोमैटोस्टेटिन, जिससे कि ये रेगुलेट होता है। इन दोनों की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है डेल्टा से। तो ये निकलते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहंस, पेनक्रियाज की स्लेट ऑफ लैंगरहंस है। और टेस्टोस्टेरोन है, ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बीइंग सर्टेन केमिकल विच क्रॉस द सिनेप्सिस बिटवीन द नर्व सेल आर रिलीज्ड फ्रॉम। मतलब कि मनुष्य में जो है वो कुछ रसायन जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सिनेप्स को पार करते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो सिनेप्स जो वो होते हैं, वो ये जो जहाँ से पार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सोन ऑफ नर्व सेल, यानी कि डी इज द राइट आंसर। इसका नाम क्या है, एक्सोन ऑफ नर्व सेल। और नर्व सेल की अगर बात करें, नर्व सेल नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है ह्यूमन में, लॉन्गेस्ट
सेल ऑफ द बॉडी है और जो इसकी मिनिमम रीजनरेशन पावर है, ये रीजनरेशन कैपेसिटी है। मतलब एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं बनेगी, रीजनरेशन पावर। और जो अगर ये तो मिनिमम है इसकी, और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन किसकी होती है, वो लिवर की होती है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसकी होती है, लिवर की। ठीक, तो नर्व सेल जिसे न्यूरॉन कहते हैं, और इसके एक्सॉन टर्मिनल से क्या होता है, सिनेप्सिस, मतलब कि एक सिग्नल को दूसरे में पहुंचाया जाता है, मतलब कि जहां संदेशों का आदान प्रदान होता है। और जैसे कि तंत्र का तंत्र है, जैसे कि नर्व सेल है कोई, नर्व सेल के अंत में एक्सॉन होता है, जो ये लिखा है एक्सॉन ऑफ नर्व सेल, तो एक्सॉन होता है जो, एक्सॉन से क्या होता है, जो रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वहां से स्रावित होते हैं और स्नेप्स और रासायनिक स्नेप्स को पार करके दूसरी कोशिकाओं तक सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो एक्सॉन होता है नर्व सेल में सबसे एंड पॉइंट पे। तो उससे क्या है, सिनेप्सिस के थ्रू जो है क्या होता है, ये संदेशों का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक, क्योंकि ये रक्त का थक्का जमाने में जो है वो मदद करता है। और ये 1.5 लाख के करीब होती हैं, 1.5 लाख के करीब नंबर में होते हैं। और ये जो है मलेरिया में, मलेरिया में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है। और मलेरिया जो है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर से, एनोफिलीज फिलीज से फैलता है। ठीक है, और बाकी अगर इसका दूसरा नाम की बात करें, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट भी इन्हें कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं प्लेटलेट्स को। ठीक, तो ये इनका मेन कार्य क्या है, इसका मेन कार्य है जो थक्का जमाने में मदद करना। ओके, फैगोसाइटोसिस ये क्या होता है, ये WBC में जो होते हैं वो फैगोसाइटिस, मतलब कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसको मारना क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस। यानी कि फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, ये तो है इन्फेक्शन को मारना। और अपने सेल के अंदर एक होता है लाइजोजाइम, लाइजो नहीं, हाँ लाइसोसाइम होता है, जो कि क्या होता है, अपने फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब कि अपने आप को खत्म, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब कि कोई इन्फेक्शन अगर आएगा तो वो अपने आप को खुद को खत्म कर लेगा, मतलब कि फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया कर लेगा, यानी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन कर लेगा, इंट्रा नहीं इंटरसेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त के थक्का बनाने में प्लेटलेट्स का जो है मेन रोल है। और प्रोटीन का प्रोथ्रोम्बिन, वो हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव द सेम डी ब्रोगली तरंग, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की समान डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, इसका मतलब है उनमें समानता किसकी है, मतलब कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन की जो तरंगदैर्घ्य है वो, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वो समान है, तो उसमें और किस चीज की समानता होगी, तो डी ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इसका इसका मतलब सिद्धांत क्या कहलाता है कि जो सभी कण हैं वो एक विशेष तरंगदैर्घ्य के होते हैं, मतलब कि जो ऑल जितने भी कण होते हैं वो एक विशेष तरंगदैर्घ्य के होते हैं, और उनके रैखिक संवेदों, मतलब जो रैखिक जो है लीनियर मोमेंट, मतलब कि एज द राइट आंसर होगा, जो रैखिक संवेग हैं उनके साथ संबंधित होते हैं। मतलब कि इसका आंसर ये हो जाएगा कि दोनों अगर इनके डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो उनके रैखिक संवेग जो हैं वो भी समान होंगे। मतलब कि यही है कि दो जो, अगर इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन, मतलब कि दो कणों की क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो उनके लीनियर मोमेंटम भी समान होंगे, यानी कि रैखिक संवेग भी समान होंगे। और संवेग होते क्या है, संवेग क्या होता है, मोमेंटम P बराबर m इंटू वी जो है क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। और मीटर जो है स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक, या किलोमीटर पर आवर कन्वर्जन के ऊपर। और एनर्जी क्या है, एनर्जी के मात्रक क्या होते हैं, जूल। कार के मात्रक भी क्या होते हैं, जूल होते हैं। ये भी याद रखें, जो यूनिट ऑफ एनर्जी इज द जूल। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर समान डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है तो इसका मतलब है उनमें लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, समान होगा। क्योंकि जो होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, उनके कारण क्या होता है, यही कारण होता है कि अगर उनकी तरंगदैर्घ्य समान तो उनके लीनियर मोमेंटम जो है वो समान है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल एंड, जो ऑयल और मतलब तेल और जल मिलते नहीं है, यह किस गुण का कारण है, तो ये है सीधा सरफेस टेंशन का जो है वो कारण है। मतलब कि डी इज द राइट आंसर। जो सरफेस टेंशन है उसका कारण है कि तेल और पानी जो है वो मतलब मिक्स नहीं होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और तेल में क्या होता है, जैसे कि अगर बात करें वाटर की, तो वाटर में क्या होगा, वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है, HOO, ठीक, ये फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसमें ये जो है ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो ऑयल का होता है, ऑयल होता है उसमें क्या होते हैं, वंडरवाल्स फोर्स। ऑयल जो होता है उसमें क्या होते हैं, वेंडरवाल वंडर वंडरवाल बल, वंडरवाल जो है क्या होते हैं, बल होते हैं। और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जो क्या है, पानी में जो पृष्ठ तनाव के कणों के बीच होता है, जिसमें तेल और पानी एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं पानी में, और तेल में वंडरवाल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सरफेस टेंशन जो है दिखाता है कौन, पानी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मतलब कि निम्न में से ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन, ट्रिपल पॉइंट पर जो है वो कौन सी फेजेस जो हैं वो को एग्जिस्ट करती है, मतलब साथ में रहती हैं। तो ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, ट्रिपल पॉइंट वह तापमान और दबाव का विशिष्ट संयोजन होता है जहां पर कोई भी पदार्थ तीनों अवस्था में, तरल, ठोस व वाष्प में एक साथ मौजूद हो सकता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वह टेम्परेचर और प्रेशर का विशिष्ट संयोजन होता है जहां पर कोई भी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट, ठीक। यानी कि यानी कि सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, मतलब कि 1 2 3 इज द राइट आंसर। अब टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर और प्रेशर होता है ट्रिपल पॉइंट में, तो टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर होता है 611.657 पास्कल, ठीक। तो इस पे क्या होता है, ये जो लिक्विड की है तीनों फेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रहती हैं ट्रिपल पॉइंट पर, ठीक, इस वाले टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लेटेंट हीट करस्पॉन्डिंग टू द चेंज ऑफ हीट कांस्टेंट। गुप्त ऊष्मा उस ऊष्मा परिवर्तन के बराबर होती है जब, जब क्या है उत्तर इसका, तब स्थिर होती है जब टेम्परेचर केवल तापमान स्थिर होता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट कब उत्पन्न होती है, मतलब कब स्थिर रहती है, उस ऊर्जा ऊष्मा परिवर्तन के बराबर होती है जब केवल तापमान स्थिर रहता है। और गुप्त ऊष्मा होती क्या है, गुप्त ऊष्मा जो है, गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन करती है। समझ में आया,
कि मतलब गुप्त ऊष्मा है क्या, कि गुप्त ऊष्मा जो है वो तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था को परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर ms डेल्टा टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर एग्जाम्पल से समझें, मतलब कि ये जो डेफिनेशन है उसे एग्जाम्पल से देखें, कि जब पानी उबलता है या बर्फ पिघलती है, ठीक, जब पानी को उबालते हैं या बर्फ पिघलती है तो ऊष्मा प्रदान की जाती है, लेकिन तापमान में क्या होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक, तो ये इसका क्या एक एग्जाम्पल मान सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो गुप्त ऊष्मा उस ऊष्मा परिवर्तन के बराबर होती है जब केवल तापमान स्थिर होते हैं। यही डेफिनेशन है गुप्त ऊष्मा की, कि वह ऊष्मा जो पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट। कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पाइरूवेट में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता, क्या है, जो सेल के अंदर लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की क्रिया होती है और ग्लूकोज क्या कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पाइरूवेट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। और ग्लूकोज से कन्वर्ट जो पाइरूवेट होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, और ये होती कहाँ है, ये साइटोप्लाज्म में होती है, जो सेल के अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट या लिविंग पार्ट ऑफ द सेल को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो उसमें क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, जिससे कि क्या है, ग्लूकोज का रूपांतरण पाइरूवेट में हो जाता है। ठीक है, और क्या ऊर्जा का ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, पाइरूवेट बनता है, प्लस क्या एटीपी उत्पन्न होता है। एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल। ठीक, और क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है, और जिसे क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। ठीक, ये क्रिया कहाँ होती है, न्यूक्लियस में। और डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन। और आरएनए से प्रोटीन बनती है, तभी तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि राइबोसोम जो है वो किसके बने होते हैं, आरएनए के, और आरएनए से बनता क्या है, प्रोटीन। ठीक, तो राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके, अगर बात करें अगर डीएनए की, तो डीएनए एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एक क्या कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। ठीक, न्यूक्लियस में भी क्या डीएनए पाया जाता है। तो एक सेल में दो जगह तो यहाँ पे पाया जाता है, एक क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और अगर ईआर की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ जो है वो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, और स्मूथ जो है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो फैट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेट खत्म। अब देखेंगे नेक्स्ट इसके सेट में क्या आता है। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट करें, या कोई भी सुझाव है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में बताएं, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो यू कैन कमेंट ऑन इट, यू कैन कमेंट इट, और हम बनाएंगे उस वीडियो को। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, जो करना है वो करें। ठीक, धन्यवाद।